बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। उम्मीद है कि आप सब खुश खुरम होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, 22 मुकाबले हो चुके हैं। वी आर एट द हाफ वे मार्क और अभी आधी PSL बाकी है, तो खातिर जमा रखिए। इस PSL में अब तक जो 22 मैचेस हुए हैं उसमें जो टॉप बैटर हैं उनका नाम भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जारी किया कि कौन बैटर में टॉप पे है और कौन बॉलर्स में टॉप पर है। दोनों एक ही फ्रेंचाइज से हैं, ये आपको बताऊंगा। बाकी सारी बातें हम करेंगे प्रोग्राम के चलते हुए। आज मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर का। कल गैप था, लेकिन तो उस गैप को इस्तेमाल किया। तमाम ही टीम्स ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की, तफरीह के लिए मुख्तलिफ मकामात पे गए। और पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने तमाम टीम्स को एक डिनर दिया। बहुत लेविश डिनर था, उस डिनर का अहवाल भी आपको बताएंगे। मेरे मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। गफ़ार साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज किसका रंग पहन के आए हो? ये वसीम साहब कल कह रहे थे ना कि पेशावर ज़ल्मी की वजह से क्या येलो पहना है, तो मैं सोच रहा हूँ पिंडी जीत नहीं रहा, तो आज थोड़ा सा मैंने ना ऑरेंज कलर डाला कि शायद मेरी सपोर्ट के बाद वो मैच जीतना शुरू हो जाए। लेकिन ये मजाक के तौर पर पिंडी का नाम लिया तो पिंडी वाले हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन हैं। कैसे हैं वसीम भाई, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी आप वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे तो आपके जो आपने ज़ेबतन किया हुआ उसका कलर पे भी बात करूंगा। गफ़ार आज ऑरेंज कलर पहन के आए और सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी कि आपने कहा था ज़ल्मी के कलर में ही होते हैं, तो आज पिंडीज़ के कलर में है ये। आई होप कि पिंडी कहीं से भी इंस्पिरेशन उनको मिले, चाहे वो ऑरेंज रंग गफ्फार का है, चाहे वो मेल लाल रंग है, कहीं से भी, या हैदराबाद के जीतने से कहीं से भी उनको इंस्पिरेशन मिले और वो हमें पॉइंट्स टेबल पे नजर आए। हमारी तो ये दुआ है। चलें, अभी तो काफ़ी मैचेस बाकी हैं पिंडी के भी। उम्मीद करते हैं कि पिंडी कुछ रंग दिखाएगा और पिंडी के अवाम को खुशियां देगा, क्योंकि पिंडी की टीम बहुत बड़ी है। पिंडी की जो इंतज़ामिया है वो बहुत बड़ी है। कोटनी वॉश है उनके साथ, इंज़मामुल हक उनके साथ, शाहिद असलम उनके साथ, राशिद लतीफ़ ने टीम बनाने में उनका साथ दिया, तो बहुत बड़ी टीम है। गफ़ार साहब यहाँ से, मोहसिन नकवी साहब ने कल, बाकी तमामी टीम्स ने कल बड़ा तफरीह से भरपूर दिन गुजारा और कहीं ना कहीं तफरीह के लिए गए थे। मोहसिन नकवी साहब ने कल डिनर दिया और सबको बुलाया, कमेंटेटर्स, टीम्स और सारे लोग उसमें मौजूद थे। एक रवायत है, आपको पता है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, जब ऑफ डे आता है तो इस तरह की एक्टिविटी रखी जाती है। परफेक्ट डे ऑफ मेरे ख्याल में तमाम टीमों के लिए। और अच्छा लगा कि तमाम हमारे जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पर वो जगह बहुत खूबसूरत है। कराची का जो दो दरिया का मकाम है उसके पास ये बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट मौजूद हैं। तो आई थिंक गुड फॉर हमारे जो एक अलग स्पेक्ट है। मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद जब ये शुरू हुआ था सिलसिला आने का, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब तमाम ही खिलाड़ियों से बगल खिलाड़ी हैं, ये सियासतदान हैं, मिनिस्टर्स भी शकील मेमन साहब और एक नासिर हुसैन जबरदस्त एक्टिविटी है जो हमारे मुल्क में, इस पर अगर अपने शहर की बात करें वहाँ पर हो रही है। बस मुद्दा वहीं आ जाएगा आसिफ भाई, शायद आप भी आगे चल के उस टॉपिक को ले आएंगे कि बस हमारे जो फैंस हैं, अल्लाह करे उनको भी कहीं आगे चल के मौका मिले कि वो इस लीग से हमेशा की तरह जुड़ जाएँ। लेकिन ज़बरदस्त डे ऑफ आई थिंक तमाम टीमें डिज़र्व करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक टू बैक क्रिकेट होती है और एक आध दिन ऐसा मिल जाए तो अच्छा है। और हमारे मेहमान खिलाड़ी खासतौर पर कमेंटेटर्स, एक आइडिया भी मेरे जहन में आया आसिफ साहब, मार्क बुचर जनाब, एक आइडिया भी और एक ख्याल मेरे जहन में आया है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बड़े खूबसूरत हैं। अगर कभी पिंडी में मैच होता है तो गलियात के इलाके हैं, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो इन गैर मुल्की खिलाड़ियों को ले जाया जाए, दिखाया जाए, उसके ऊपर कंटेंट बनाया जाए। मुझे याद है पेशावर ज़ल्मी का जब डैरन सैमी उनके साथ थे, बतौर कोच ही थे, तो मालम चब्बा गए थे वो, और पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हुई थी, बहुत खूबसूरत। तो बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, दिखाएं तो बहुत ही अच्छा है। उस तरफ असल में महदूद कर दिया ना PSL को इस दफ़ा 2 शहरों तक। इंशाल्लाह आगे भी होगा। वसीम भाई, आपने फुटेज तो देखी होगी, इसमें सभी मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरी जो नज़र कह रही है, मुझे इसमें मुल्तान नज़र नहीं आ रहा। मुल्तान के लड़के या मुल्तान की इंतज़ामिया, आपके पास कुछ इत्तला है कि वो कहाँ हैं इस वक्त? वसीम भाई। जी 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 जी, मुल्तान का भी आपने भी शायद पढ़ा होगा, मैंने भी देखा है, मीडिया में काफ़ी आ रहा है। शायद वो कुछ लड़के उनके दुबई के ट्रिप के ऊपर गए हैं। आई डोंट नो कि सारी टीम गई है या सिर्फ फॉरनर्स गए हुए हैं, तो उनको दुबई वहाँ से नज़दीक पड़ रहा था, वो वहाँ पे चले गए हैं।
लेकिन एक चीज अभी जो आप बात कर रहे थे, देखें कि पीएसएल की एक जो मैं कहूँगा कि एक सबसे खास बात जो हमेशा से रही है, लेकिन एज अ नेशन भी हमारी, कि हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। आई थिंक प्लेयर्स का जितना ख्याल उनकी फ्रेंचाइजीज रखती हैं, जितना हमारा क्रिकेट बोर्ड उनका रखता है, मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में और इन चीज़ों पे शायद इतना ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या चेयरमैन साहब की तरफ से जो टीम डिनर अरेंज किए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं। आपने देखा होगा लड़के गोल्फ खेलने भी जाते हैं, डाइनिंग आउट भी उनकी होती है। तो आई थिंक ये एक ऐसा आंसर है कि जो एक बड़ा पॉजिटिव प्लेयर्स लेके जाते हैं। इसीलिए तो पीएसएल मतलब क्रिकेट की वजह से तो मशहूर है ही है, लेकिन हमारी जो मेहमान नवाजी है उसकी वजह से भी बहुत मशहूर है दुनिया में, कि बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे खाने लोगों को पसंद है, फिर कल्चर जो उनको नजर आता है, तो फिर वो चीज़ें हाईलाइट भी होती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमेशा अच्छी रही हैं और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। गफ़ार वसीम ने ये कहा कि मुल्तान के जो लोग हैं वो शायद दुबई चले गए, क्या क्या सूरत हाल है? मेरी उनके मीडिया मैनेजर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कल ये बताया था कि चूँकि 3 दिन 4 दिन का डे ऑफ है, तो हमने खिलाड़ियों को एक तरह से ये अनाउंस किया है कि जैसे आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें। सो फिर जो कुछ खबरें आई, हमारे दोस्त जो स्पेशली दुबई बेस्ड हैं, उन्होंने इस बात को बताया था कि उनके गैर मुल्की खिलाड़ी तो वहाँ जा रहे हैं, और पाकिस्तान बेस्ड जो खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ या शायद ज़्यादा, मुझे इसकी पूरी डिटेल नहीं पता क्योंकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया इसको। आपने देखा होगा उनका ग्रुप भी मौजूद है, अनाउंस नहीं किया। लेकिन उनके कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने घरों को गए हैं एक आध दिन के लिए। दैट्स हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर वेकेशन राइट नाउ। तो यार ये मतलब अनाउंस उन्होंने नहीं किया, तो इस बात को छुपाने में क्या कबाहत क्या है? इसको बताने में क्या कबाहत है? आपकी मर्जी है, आपकी फ्रेंचाइज है, आपकी मर्जी। कबाहत अब वो तो खैर उनकी अपनी मीडिया पॉलिसी है, वो जैसे उसको चलाएं। लेकिन एक सवाल ज़रूर ज़हन में आता है कि चाहे हम एक वर्ल्ड कप की बात करें या पीएसएल की बात करें, तमाम लोग जब एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं, फिर कंट्रोवर्सी से बचा जाता है, कोई मुमकिन एक तनाज़ा ना हो जाए। जैसे डेविड वार्नर गए थे, आपने देखा ऑलमोस्ट तनाज़ा हो गया था, वो तो अभी उनकी पेशवी बाकी है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ का भी इसमें इशू है। अरे मेंटल हेल्थ क्या है यार? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये 5 मैच खेले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या ये डिसिप्लिन से थोड़ा हट के चीज़ें नहीं हो जाती कि आप मिड टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को अलाउ कर रहे हैं? इसका जो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट आपसे नज़र आता है ना आगे चल के, अगेन मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ कि मैं प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं ये वजाहत आनी चाहिए। कभी पीएसएल के लोग हमने लिया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम ज़रूर ट्राई करेंगे। इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, उनका मौका भी आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आगे चल के आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को राह दिखा रहे हैं। आपको याद होगा पहले भी शरफेन रदरफोर्ड गए थे और वापस ही नहीं आए थे। इसी तरह आईपीएल में ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स ने मसले किए, जैसे कि हैरी ब्रोक और बेन डकेट ने, तो उनको पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। आईपीएल में जो मुझे पता है, इंडियन प्रीमियर लीग की मैं से इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि वही बेंचमार्क बनी हुई ना, जो नंबर 1 लीग है, वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। वो 2 महीने की लीग होती है सर, 2.5 महीने की। वहाँ सिर्फ मेडिकल लीव पर आप जा सकते हैं, या फिर अगर आपके खुदा ना खास्ता अपनी फैमिली में कोई एमरजेंसी है। सो क्वेश्चन मार्क है इस पॉलिसी पर, चूँकि आप सोचें ना कि टीम पूरी चली गई है, फिर वापस आएगी। अब मुझे नहीं पता कि आप जब होटल में जाते हैं तो मुलाकातों पे बड़ी पाबंदी होती है, एंटी करप्शन के रूल्स भी लग रहे होते हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। एकदम से आपने सब कुछ ही एक तरह से अलाउ कर दिया है। आपने सब कुछ ही, कहते हैं ना, जाइए जी जैसा मर्जी। तो अल्लाह करे कि सब ये ठीक रहे। बस मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ। बाकी टीम, जैसे हम हमेशा कहते हैं, फ्रेंचाइज जो है वो प्राइवेट किस्म की मामलात हैं, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन डिसिप्लिन के ऊपर, और फिर कंट्रोवर्सी खुदा ना खास्ता हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। गफ्फार का कहना वसीम ठीक है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे ना वार्नर गए और उन्होंने वहाँ पे ओवर स्पीडिंग या ड्रंक एंड ड्राइव का उन पे केस बन गया और उनकी पेशी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मुल्तान की जिम्मेदारी तो ऑफ कोर्स है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि पाबंद करे कि आप मुल्क तो छोड़ कर ना जाएं। देखिए, इसमें ना अब बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि एक तो सिक्योरिटी बबल है हमारा, ठीक है। उस पर इशू जब हुए, शाहीन वाला केस हुआ, एक तरफ आप ये भी अच्छी एक मिसाल दी है अभी इसने गफार ने भी, एक तरफ इतना पाबंद कर रहे हैं, ओबियसली उसमें एंटी करप्शन ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि इंटरेक्शन प्लेयर्स का बाहर की दुनिया से कम रहता है, वहाँ पे आप नहीं आने देते हैं। एक तरफ आप उनको वहाँ पे जाने दे रहे हैं, लेकिन बिसाइड दैट जो सबसे मेजर पॉइंट है ना कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, आप देखते हैं दुनिया की जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, उसमें
बहुत सी चीजें जो आपके कंट्रोल से एट टाइम्स बाहर भी हो सकती हैं, फ्लाइट डिले हो जाए, रुक जाए 1-2 दिन के हाँ। लिए, तो ये मसले भी तो आ सकते हैं ना। तो इसलिए कोई इतना सेंसिबल डिसीजन मेरे ख्याल में ये नहीं है। ठीक है, आप फ्रेंचाइजीज को फ्रीडम देते हैं जी, ठीक है अपनी वो करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मतलब मुल्क से ही बाहर चले जाए। तो मेरे ख्याल में ये इतनी सेंसिबल बात नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ कोई मिसाल फ्लाइटों के हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो फिर फ्रेंचाइज का भी नुकसान होना है और पीएसएल का भी नुकसान होना है। तो आई थिंक ये गलत, जैसे भी गफार ने भी बात की है कि इस तरह का ट्रेंड जब आप सेट करेंगे तो आगे चल के फिर शायद ये, क्योंकि पास में हुआ है ऐसे, ये नहीं कि ये पहली दफा हुआ है, इससे पहले भी प्लेयर्स जाते रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर भी शायद आई थिंक कराची किंग्स के कुछ प्लेयर थे जो दुबई चले गए थे, उनका जब गैप आया था। जी जी जी। तो आई थिंक जब, हाँ मेरा ख्याल में उसमें डेविड वार्नर शायद लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल में गए थे, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स गए थे इस तरह वो करके। तो आई थिंक इस तरह होना नहीं चाहिए, और स्पेशली इन हालात के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो, फ्लाइटें डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो आई थिंक कि थोड़ा सा इनसे जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। बाकी पाकिस्तान के अंदर जैसे अभी डिनर वगैरह अरेंज हुआ, गोल्फ फैसिलिटीज हैं, तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ करने के लिए। तो वो जो कंडीशन नॉर्मल होती है कि मेडिकल लीव या क्लोज फैमिली में कुछ हो जाए तो वो अंडरस्टैंडेबल है। जस्ट फॉर द प्लेयर इन सिचुएशन के अंदर जो भी चल रही है दुनिया के हालात, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है, ठीक है। नॉट, लेकिन यू नेवर नो। हाँ ठीक कह रहे हैं। मुल्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक हमने नहीं लिया, हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान ही हम मैसेज करें उनके मीडिया मैनेजर को और उनसे मौक़िफ़ ज़रूरी है लेना। अब दूसरा इसमें मैं तो अगर क्रिकेट का भी आसिफ देखता हूँ ना कि देखिए डेविड वार्नर गए थे, वापस आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे आई, उनकी फिटनेस का भी इशू चल गया है। तो फ्रेंचाइज को इन चीज़ों का भी हो सकता है कि वहाँ से जब प्लेयर्स आते हैं वो लंबाई स्विच ऑफ ना हो जाए, वापस आते हैं तो शायद उनकी जो कारकर्दगी इतनी अच्छी जा रही है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, चलो इसको हम उठा के रख लेते हैं, उनको मैसेज छोड़ देते हैं। अगर वो जवाब दे देते हैं तो उनका मौक़िफ़ ज़रूर चलाएंगे हम, क्योंकि वन साइडेड बात नहीं करते, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक मौक़िफ़ आया नहीं। अगर इन 22 मैचेस का अहाता करें तो इन 22 मैचेस में जो टॉप स्कोरर रहे, जो बेटर टॉप स्कोरर रहा, उसको हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान थे और पाकिस्तान के पहले टेस्ट में उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर खेला था और शानदार, हनीफ मोहम्मद साहब की मैं क्या बात करूं, उनकी जो कैप दी गई है, इस वक्त जो कैप है पास है वो कुशाल मेंडिस के पास है और 309 रन कुशाल मेंडिस ने अब तक बनाए हैं। 5 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हैं और शानदार बैटिंग कर रहे हैं, शानदार फॉर्म में हैं। श्रीलंका से इनका ताल्लुक़ है। कुशाल मेंडिस और फजल महमूद साहब अनदर लेजेंडरी क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान, फास्ट बॉलर हुआ करते थे और ये भी अव्वलीन दिनों के स्टार हैं पाकिस्तान के। तो इनकी कैप दी गई है उस बॉलर को जिसकी विकेटें सबसे ज़्यादा हैं। अब तक 5 इनिंग्स में 13 विकेट्स हासिल किए हैं सुफियान मुकीम ने। लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, ये भी पेशावर ज़ल्मी के हैं। तो ये दोनों की तस्वीर आपके सामने, ऑन योर लेफ़्ट कुशाल मेंडिस और ऑन योर राइट इज़ सुफियान मुकीम, लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं। ये दोनों एक ही गफ़ार एक ही फ्रेंचाइज से हैं। अच्छी बात है, फ्रेंचाइज अच्छा कर भी रही है, टॉप ऑफ द टेबल है इस वक्त, तो परफॉर्मेंस तो नज़र आएगी। कुशाल मेंडिस और सुफियान मुकीम, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है मेंडिस की। और लेकिन बॉलिंग में मुझे जो सरप्राइज एंट्री लगती है ना टॉप 5 में, क्योंकि यहाँ भी 3 ज़ल्मी के बॉलर्स हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद 9 विकेटों के साथ वो जो है तीसरे नंबर पर है। नाउ दिस इज़ अ बिग एडवांटेज। इसमें कप्तान को और उनके कोचेस को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको यूटिलाइज किया पावर प्ले के अंदर, जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है। और यही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मेरी कम अज़ कम ख्वाहिश होती है कि हम थोड़ा सा ज़रा स्मार्ट क्रिकेट खेलें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। इफ्तिखार अहमद ने जब हमारे सामने नेशनल स्टेडियम में, आसिफ मैं और आप मौजूद थे जब मैच कवर कर रहे थे पहला वाला ज़ल्मी वाला, तो हमें हैरान हुए, तो उसमें उन्होंने 4 विकेटें निकाल ली थी पहले ओवर में। तो हम कहते हैं कि कर क्या रहे हैं, मतलब आई थिंक हैदराबाद की टीम थी शायद, अगर मुझे गलत याद नहीं है। तो ये सरप्राइज ज़रूर रहा। और रिफ्लेक्शन देखिए आती है, बिल्कुल अभी तक 5 मैचेस हुए, लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ आज से टीमों का असल इम्तिहान शुरू होगा। आज से टीमों का इम्तिहान शुरू होगा। असल वाला पता है क्यों? उसकी वजह क्या है? आपकी जो भी अब तक परफॉर्मेंस थी ना, यहाँ तक आप आ गए, चाहे बुरा खेल के आ रहा है या अच्छा खेल कर आए हो, लेकिन यहाँ से अब जिस टीम का अगर स्लाइड हो गया तो बहुत महंगा पड़ेगा। और जिस टीम ने यहाँ राइज कर लिया वो टाइमली रिकवर कर जाती है। ये हमने माजी में देखा है, वसीम को याद होगा मुल्तान सुल्तान जब इसी तरह हारते जीतने लगी थी। इस्लामाबाद के साथ लास्ट टाइम हुआ, माइक हसन कोच थे, 5 मैच जीते, उसके बाद एकदम 4 हार गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया।
सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता है। कुछ टीमें यहाँ पे हमने देखा है माजी में फोकस भी आउट कर जाती हैं। तो दिस इज अ बिग टेस्ट फॉर एवरी टीम नाउ, ठीक कि है। आपने यहाँ से अब अपनी परफॉर्मेंस को कैसे उठाना है। और कुछ टीमें मतलब ऑलरेडी अच्छा खेल रही होती हैं, वो गिर भी जाती हैं। ठीक है वसीम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे लूँगा ये जो गफ़ार ने कहा कि मिडवे स्टेज पे पहुंचने के बाद ही असल इम्तहान शुरू होता है कि आपने राइज करना है तो किस तरह से करना है। इस बात पे तफसीली आपका मौक़िफ़ लूँगा। एक ब्रेक का वक्त है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आई विल सी यू आफ्टर अ व्हाइल। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे ब्रेक में, गफ़ार मुझसे बात कर रहे थे तो मैं इनसे ये कह रहा था यार अगर एक फ्रेंचाइज ने भेजा है तो फ्रेंचाइज की लड़कों की मर्जी होती है ना, तो इस पर इतना इशू बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं देखिए, इशू तो नहीं है। अच्छी बात है कि फ्रेंचाइज या आप बात करते हैं कोई मुल्तान भी सुल्तान की हम बात मुल्तान कर रहे हैं, सुल्तान की उन्होंने बात कर रहे हैं, लड़कों लेकिन को फ्री एक हैंड तरफ दिया। आपको याद है शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा ने मुलाकात कर ली थी। एक तरफ प्लेयर सिस्टम से आउट हुआ है, वो 3 दिन क्या कर रहा है। वो रात के 11:15 बजे बना। आपकी बात ठीक है, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा समझिए। एक तरफ तो आपकी नजर है कि क्या हो रहा है, एक तरफ आपने खिलाड़ियों का 3 दिन जाके जो मर्जी करो हम देख भी नहीं रहे हैं। तो अल्लाह करे भाई ट्रस्ट लेवल है तो डेवलप रहे, लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क रहता है बस। नहीं वो और दूसरा ये कि आप दुनिया भर में देखें क्रिकेट, आपको याद होगा वर्ल्ड कप भी 40-40 दिन के हुए हैं, 30-30 दिन के हुए हैं। मैंने आपको एक और लीग की मिसाल दे दी, वो 2 महीने तक होती है, लेकिन वहाँ पे सब ये नहीं होता। चलो ये थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा है कि आगे चल के ना आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पर हर कोई कहेगा हमें छुट्टी चाहिए भाई 3-4 दिन की। छुट्टी दे दें, अगर आपके पास 3-4 दिन का वक्त है और फ्रेंचाइज और लड़के राजी हैं तो क्या करेगा काजी? जब लड़के और फ्रेंचाइज राजी तो क्या करेगा काजी? तो पीसीबी इसमें काजी होपफुली कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। नहीं होगी कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं होगी। वसीम भाई मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट की तरफ कि जो टॉप बैटर हैं वो भी ज़ल्मी से और टॉप बॉलर भी ज़ल्मी से, सुफियान मुकीम और दासुन शनाका। तो इस पॉइंट पर आप ज़ल्मी की डोमिनेंस देखते हैं, लेकिन ये 5वें मैच तक आ गई ये बात, तो अब आगे चैलेंजेस होंगे टीम्स को कि अब अपने गेम को अपने उठाना है। देखिए, एक तो इस पे बल्कि अभी जो बात आप कर रहे हैं मैं सिर्फ उस पर एक बात कहूंगा कि प्लेयर्स की सिर्फ मर्जी नहीं होती है। प्लेयर्स अपने शहर में रह के अपने घरों को नहीं जा सकते विदाउट परमिशन और पूरे प्रोसीजर के। तो अगर ये इस तरह की बात है जी कि प्लेयर्स की मर्जी है, ऑफ डे के ऊपर जो मर्जी करें, ऐसा मैंने नहीं कभी देखा और इस साल में मुझे नहीं लगता ऐसा है। बहरहाल एनीवेज, अभी देखें वेन्यू चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ प्लेयर्स बेहतर परफॉर्म करना शुरू हुए हैं। जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, उनके स्टैट्स थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए हैं, थोड़ी उनको हेल्प मिल रही है, कुछ परफॉर्मेंस वहां पे वो दे के आए हैं, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगी। लेकिन इसमें जो अच्छी चीज देखें कि कौशल मैंडर्स के ही इज नॉट ओनली द हाईएस्ट रन गेटर फॉर ज़ल्मी, उसने उसका अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहा, उसकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रही है। क्योंकि सिर्फ रन करना, क्योंकि कैप तो आपको हाईएस्ट रन के ऊपर मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कौशल की जो बेस्ट चीज रही है कि उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज रही हैं वो इम्पैक्टफुल रही हैं। उसने मैचेस जिताए हैं, टीम फंसी हुई थी वहां के उसने निकाला, पार्टनरशिप लगाई, उसके अंदर उसने डोमिनेट किया। इसी तरह सुफियान मुकीम की भी अगर हम बॉलिंग का भी देखते हैं तो वो विकेटें ले रहे हैं, और T20 में विकेटें लेना तो मतलब बेस्ट चीज बॉलर के लिए वही है कि थोड़ी बहुत इकोनॉमी के बीइंग अ रिस्क स्पिनर, अगर वो विकेटें पिक नहीं करते और इकोनॉमी बेस्ड बॉलिंग करते हैं तो उनको जो खिलाने का एक मकसद होता है कि यार ये विकेटें में लेके देगा, तो उसको वो पूरा कर रहे हैं। और सुफियान मुकीम अगेन अपना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। चाहे डोमेस्टिक का इवेंट होता है उसमें भी बेस्ट बॉलर होते हैं, अभी इसमें भी हमने देखा है कि वो कैप उनको मिली है और लग रहा है कि ये टाली उनकी बढ़ेगी और हो सकता है इवेंचुअली वो बेस्ट बॉलर ही हो। तो जबरदस्त चीज सुफियान के लिए कि उनका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आगे पाकिस्तान टीम के लिए भी। लेकिन अच्छी चीज के पेशावर ज़ल्मी
टॉप ऑफ द टेबल है, उनके लड़के भी टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, तो जबरदस्त चीज है पेशावर ज़ालमी के लिए। लेकिन अब जो वेन्यू थोड़ा सा चेंज होके या पिचेस का बिहेवियर लेट्स सी के आगे चल के, ये जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है इसके ऊपर जब मैचेस होते हैं या मिक्स सॉइल के ऊपर मैचेस होते हैं, तो वहाँ पिचेस का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, तो शायद आपको कोई और बैटल भी इस दौर के अंदर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये तो हो गई सुफियान मुकीम और दाशुन शनाका की बात। अब एक और इशू जो है वो ब्लेसिंग मदर रब्बानी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए बैन किया, दूसरे वाले को क्यों छोड़ दिया? दाशुन शनाका मैं आपको याद कराऊँ, श्रीलंका के साबिक कप्तान है दाशुन शनाका, और इससे पहले लाहौर कलंदर्स में वो ड्राफ्ट इन हुए थे, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेल पा रहा, बावजूद उन्होंने वजह नहीं बताई थी। उसके बाद वो चले गए पड़ोसी मुल्क की लीग में और शायद आरसीबी या किसी टीम के वो हिस्सा बन गए। तो उनके खिलाफ एक्शन की कोई आवाज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब तक नहीं आई है। ब्लेसिंग मदर रब्बानी जो जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो गया, तो दासुन को क्यों छोड़ दिया, या क्या व्हाट इज़ दी हैपनिंग? एक साथ ही शायद आता तो बेहतर था, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों ने पुल आउट किया था। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मैंने पूछा तो वहाँ से इस तरह का जवाब जरूर मिला कि इस पर भी जो है वो चीज़ें इन प्रोसेस हैं और जल्द आपको इसके हवाले से भी अनाउंसमेंट जो है वो मिल जाएगी। 110% मेरे ख्याल में, मुझे कोई डाउट नहीं है कि कार्बन बॉश ने ये गलती की थी, मुदर रब्बानी ने कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो वायलेशन की इस तरह की कि उन्होंने पहले कमिटमेंट की फिर पुल आउट कर गए। सो आई थिंक नो सरप्राइज़ कि आगे चल के हमें यही प्रेस रिलीज आता हुआ दिखाई दे जिसमें हम शनाका के हवाले से भी यही खबर सुने। मेरे ख्याल में आता सेम टाइम तो ठीक था, शायद मे बी कि उन्होंने जवाब ना दिया हो या इनका जवाब पहले आ गया हो। अब ये क्रिकेट बोर्ड ही इसकी वजाहत कर सकता है, लेकिन इतना ज़रूर हमें बताया गया है कि ज़रूर एक्शन होगा और जल्द इसके हवाले से हमें बता भी दिया जाएगा। वसीम, एक्शन तो होता नज़र आ रहा है, तो एक्शन सेम आपको लगता है कि 2 मैचेस 2 साल की पाबंदी लगेगी या कुछ और? आप वो पिक हो गए थे, मतलब ड्राफ्ट के इसके ऑप्शन के अंदर वो पिक हो गए थे, स्क्वाड का हिस्सा बन गए थे, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी सी उस बारे में इतनी नहीं मुझे याद पड़ती, क्योंकि अगर उन्होंने उससे पहले पुल आउट कर लिया तो वो डिफरेंट केस बन जाता है। अगर एक बंदा पिक हो गया है, स्क्वाड का हिस्सा बन गया है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ता है, तो वो डिफरेंट सिनारियोज बन जाते हैं। तो ये चीज़ देखनी होगी, लेकिन अगर दोनों का सेम केस है तो फिर इक्वालिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर दोनों ने एक ही तरह की मिस्टेक की है या मैं कहूँगा गलती जो की है, तो फिर अगर सजा इनको वो मिली है तो उन पे भी यही होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कुछ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे जिसकी वजह से वो भी तक होल्ड पे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ज़रा वक्त से पहले उन्होंने हट गए थे वो, तो उनका रिप्लेसमेंट लाहौर कलंदर्स को मिल गया था, इतना टाइम लाहौर को मिल गया था कि उसने रिप्लेसमेंट उसका ले लिया था। लेकिन खैर ये इसका वक्त ही बताएगा क्या होता है। लेकिन इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे कल वसीम आपने कहा था कि कवानीन में कुछ सख्ती, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी शिकें डालनी होंगी। मुल्तान के साथ आप काम भी कर चुके हैं, ऐसी कोई शिक होती है कि आप अगर दूसरी लीग में जाएंगे या मुआहदे से रूगर्दानी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा? देखिए एक्शन यही हो सकता है ना उस पर, बस इसके अलावा और कोई नहीं। आप मतलब उसमें बाउंड नहीं कर सकते। तो अगर कुछ ऐसे, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा फीचर में जाके हो जाए कि अगर आपने एक लीग साइन कर दी है तो दूसरी लीग या कोई और फ्रेंचाइज चाहते हुए भी वो साइन ना कर सके, कोई लीगल बाउंडिंग इस तरह की हो, तभी इस मसले का हल हो सकता है। अदरवाइज तो यही है कि वो छोड़ के वो चला गया, आपने उसको बैन कर दिया। तो वंस आई थिंक द प्लेयर्स रजिस्टर्ड देमसेल्व्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ इस लीग के लिए, वो पिक हो जाते हैं, उसके बाद कोई ऐसा कानून क्रिकेट बोर्ड मिलके बना लें या आईसीसी के साथ मिलके वो कुछ ऐसा एक बन जाए कि फिर वो लीगली दूसरी फ्रेंचाइज या दूसरी जो लीग है उसको पिक ही ना कर सकें। लेकिन अभी ऐसा कोई रूल इन प्लेस है नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, और जो प्लेयर्स एसोसिएशन है, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके एडवाइज़र अभी नए आ गए हैं, उसमें राशिद खान एडवाइज़र हो गए हैं, आपको पता है ना? आपने कल भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी, आज से बड़ा वैलिड पॉइंट है। वसीम ने भी बहुत अच्छा इसके हवाले से बात की, लेकिन हम सबको पता है कि आईपीएल के लिए किस तरह से अलग विंडो क्रिएट की जाती है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है। होना ये चाहिए असूली तौर पे, जब एक आईसीसी जैसी गवर्निंग बॉडी मौजूद है, क्रिकेट बोर्ड उसके अंडर मौजूद हैं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए असूली तौर पर, क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ी की तरफ से मिसकमिटमेंट नहीं है, ये खेल को भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमने फुटबॉल लीग में कभी ऐसा देखा हो कि एक बहुत बड़ा स्टार या कोई नॉर्मल प्लेयर भी कहीं कमिटमेंट करे, उसके बाद बोले नहीं मुझे अच्छे पैसे मिल गए, ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं है। सो क्रिकेट को वैसे भी बहुत हद तक ठीक होने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर आईसीसी का रोल कहीं ना कहीं आना चाहिए, आ सकता है। इसकी शुरुआत डिमांड करके हम भी कर सकते हैं एज अ क्रिकेट बोर्ड, चूँकि हमारी लीग पर इसका असर पड़ा है। खिलाड़ी तो इसीलिए कर रहा है, इसको पता है, को पूछेगा नहीं, जैसे वसीम ने कहा आप क्या करेंगे, 2 साल की पाबंदी, लेकिन वो तो कहीं और भी खेल लेगा।
तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा हो कि आईसीसी की लेवल पर एक रोक टोक हो कि आपको एनओसी नहीं मिलेगा जी, आप जा ही नहीं सकते। जैसे क्रिकेट बोर्ड की इजाज़त के बगैर हमारा कोई प्लेयर कहीं नहीं जा सकता, तो इसी तरह आईसीसी की भी एक ना कोई शिक होनी चाहिए कि जब तक ऐसा ट्रांसफ़र विंडो, अगर आप ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ कर लें या अगर आप कोई इस तरह की चीज़ कर लें, बट चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि जिस एक लीग के लिए सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जा रहा है उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। इसमें कानून ये कहता है कि आईसीसी का किसी लीग पर कोई जोर नहीं है। लीग अगर कोई कराएगा तो वो उसका जो होम बोर्ड होगा जी। उसकी जिम्मेदारी है। ता वक्त है कि ऐसे मुल्क में जहां पाबंदी लगी हो, जैसे अमेरिका है, जी जैसे नेपाल था एक जमाने में, तो वहां पर होने वाली लीग्स को आईसीसी खुद देखता है। बल्कि जो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ उसमें भी आईसीसी अमेरिकाज ने उसको देखा। तो इसमें मुल्कों का किरदार है। मैं कह रहा हूँ तनाज़े, जब तनाज़ा कोई सामने आ जाए, जैसे मुझे ये वाला लगता तनाज़ा है, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन इसमें वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन हो, कोई एक मैकेनिज्म जरूर जिसमें चेक एंड बैलेंस हो। मैं कोशिश करूंगा ये वसीम का पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर प्लेयर को ये पता है कि उसके खिलाफ फिर ये एक्शन हो रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी लीग को जरूर डैमेज कर। देखिए लाहौर कलंदर के स्क्वाड के अंदर शनाका का नाम अब भी वेबसाइट में मौजूद है, साथ लिखा है जी वो विड्रॉ कर गए। तो ये फ्रेंचाइज के साथ आती है कि आपने बहुत सारे ऑप्शंस में उन्होंने आपको पिक किया था और आपने बाद में, वो बड़ी बात है, उस ऑप्शन के अंदर आसिफ कुछ और प्लेयर्स भी इनके सामने थे जो नहीं पिक कर पाए। अब उनको क्या मिलेगा? ज़ाहिरी बात है वो उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये फ्रेंचाइज के साथ आती है। वसीम, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इस मौजूद में? देखें, या तो क्रिकेट बोर्ड के साथ देखें, कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में एनओसी के बगैर नहीं जा सकता। जैसे भाई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जैसे जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एनओसी दी पीएसएल के लिए, वो लड़के पिक हुए, तो उसके बाद उनको फिर दूसरी लीग के लिए एनओसी ही नहीं देनी चाहिए कि आपने एनओसी ली थी या आपने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, आपको उधर ही जाना चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड्स का भी आपस में इस तरह का रिलेशन हो कि भाई जिस लीग के लिए आपने ली है और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो इसमें मैं तो क्रिकेट बोर्ड को भी उतना ही कसूरवार या जिम्मेदार ठहराऊंगा कि अगर ब्लेसिंग ने ली है एनओसी पीएसएल के लिए और उस वहाँ पे वो साइन होके उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, वो स्क्वाड का हिस्सा बन गया, तो वो वापस जाके दूसरी लीग के लिए उसने एनओसी तो ली होगी ना। तो क्रिकेट बोर्ड शुड आस्क द क्वेश्चन कि भाई आपने इसके लिए ली थी पहले, आप वहाँ पे पिक हो गए हैं, अब आपको दूसरी लीग की हम एनओसी नहीं दे सकते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड्स के आपस में भी थोड़े से इन चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए। और क्रिकेट एनओसी के बगैर होता है ना कि कोई प्लेयर कहीं पे भी नहीं खेल सकता। ठीक है, गुड पॉइंट। यहाँ मैं ऐड ऑन कर दूं और आपकी राय भी चाहूंगा दोनों की कि एनओसी अगर आईपीएल के लिए किसी बोर्ड ने दी है तो आईपीएल की जानिब से उस बोर्ड को पैसे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, 20% ऑफ द मैच फ़ी, और मैच फ़ी नहीं, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो फीस होती है उसका 20% जाता है। तो पहले 10 था, उसके बाद 15 हुआ और अब मेरी इत्तला के मुताबिक 15 से 20%। तो बोर्ड्स का भी तो फ़ायदा है इसमें वसीम। बस फिर बात उधर ही आ जाती है ना, फिर एथिक्स एक तरफ रह जाते हैं, पैसा एक तरफ रह जाता है। तो आई थिंक इस पे फिर सब बोर्ड्स को मिलके बैठना होगा कि मतलब एथिकली तो रॉन्ग है ना। पैसों को आप देखेंगे तो वो तो फिर देखें, अगर मैं प्लेयर्स की साइड लेता हूँ, जैसे जी मैं कहता हूँ जी कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊँ, मुझे कोई रोक टोक भी नहीं है। ज्यादा क्या होगा, 1-2 साल का बैन होगा, ठीक है, उतने पैसे मैं वहां से ले लूंगा, मेरे 2 साल वो कवर कर लेगा। तो वो फिर आप वो तरीके से देखते हैं कि जी सिर्फ पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, फिर तो आप ब्लेम ही किसी को नहीं कर सकते कि ज्यादा पैसा मिला वो चला गया, आप क्या कर सकते हैं, आप भी ज्यादा पैसा दे दो वो इधर आ जाएंगे। तो वो डिबेट तो गलत तरफ चली जाती है ना। तो आई थिंक वी नीड टू फाइंड द बैलेंस कि ठीक है प्लेयर्स का फायदा भी हो, लेकिन जो एथिक्स है आप उन पे भी तो चलने की कोशिश करें। तो जब तक ये क्रिकेट बोर्ड आपस में मेरे ख्याल में इस पर कोई डील कर लें या इसके ऊपर कोई ना एक मैकेनिज्म ऐसा बना लें, वही इसका हल है। बाकी आईसीसी से या ये बैन 2 साल से करने से ठीक एक मैसेज तो हम दे रहे हैं और आई होप कि इसका कोई इम्पैक्ट भी नजर आए, लेकिन इससे कि बहुत ज्यादा हम डेंट क्रिएट नहीं कर रहे। या तो फिर है कि आप लाइफ टाइम बैन कर दें, फ्यूचर में जाके ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है अगले आप लाइफ टाइम नहीं है तो चले 5 साल या इस तरह का करे, ताकि वो उसको प्रॉपर एक वो तो हो ना कि, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप देखते हैं तो 2 साल कोई फर्क नहीं पड़ना प्लेयर के ऊपर कि वो 2 साल पीएसएल में नहीं भी आएगा, वो ये कहेगा जी मैं 1 साल में उधर से इतने कमा लूंगा। तो देखिए ना, आपको फिर बैलेंस एक ढूंढना होगा। ठीक है, आपको बैलेंस ढूंढना होगा, आपको कोई राह ऐसी निकालनी होगी कि सबका फ़ायदा हो, उसमें कमिटमेंट को ना तोड़ें भाई, ये टॉप मोस्ट है और ये प्रायोरिटी सबको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखनी होगी। इसमें आईसीसी का रोल भी होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड्स का रोल भी होना चाहिए और एक मतलब फिर कह रहा हूँ कि प्लेयर्स एसोसिएशन का इसमें रोल होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं।
खुशामदीद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं और डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आज के मुकाबले पर आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो मुकाबला होगा 23वां मुकाबला है कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। पेशावर ज़ल्मी विल टेक ऑन क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दोनों ही साबिक चैम्पियंस हैं और 7 बजे शाम को ये मुकाबला होगा। गफ़ार, दो इसमें जो पेशावर ज़ल्मी के जो मेन स्टे थे, जो बॉलर्स थे नाहिद राना और शरीफुल, वो तो नहीं है। तो शरीफ इनके जाने से फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि नए फास्ट बॉलर्स खिलाने होंगे। खुरम शहजाद है, खुरम शहजाद पेशावर ज़ल्मी में, खुरम शहजाद उसके अलावा धानी है। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग क्या बनेगा पेशावर ज़ल्मी? नाहिद राना का तो बहुत बड़ा मतलब एक वॉइड है क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, स्क्रीन पर ये जा रहे हैं, अनबिलीवेबल किस्म की उनकी परफॉर्मेंस और शरफुल नई बॉल के साथ। लेकिन जो मिडल ओवर्स के अंदर सुफियान मुकीम और नाहिद राना की पार्टनरशिप थी, बाबर की कैप्टनसी इन्होंने बहुत आसान कर दी थी कि वो जब चाहे इन दोनों को लाते थे और ये दोनों प्रेशर डालकर ना सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि इन्होंने विकेटें भी ली हैं। और नाहिद राना आई थिंक एक उन्होंने अपनी धाक भी बिठाई कि पाकिस्तान में इससे पहले टेस्ट मैच खेलने आए थे तो हमारे लिए नया नाम था। आपको याद है जब 5 आउट किए थे, हम टेस्ट मैच हारे, क्लीन स्वीप हुआ, हम लोग बड़े उस पर हर्ट भी हुए। बट अब समझ में आता है कि वो पोटेंशियल फास्ट बॉलिंग का बांग्लादेश में कितना अच्छा आ रहा है कि हम यहाँ पर कुछ अरसे से फास्ट बॉलर लिटरली ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास किरदार है। बिल्कुल, और बहुत ही जावेद ने काम किया है उनके साथ। अच्छा, ओके, पहले काम बहुत इंप्रेसिव हैं क्योंकि एक तो बहुत यंग हैं, अपनी हाइट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मैंने इनकी जो पूरी पीएसएल में बॉलिंग देखी, इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। बिल्कुल सही जगह पर शॉर्ट पिच करते हैं, जब इनको गेंद लेंथ खींचना होती है तब इनकी लेंथ और लाइन बहुत अच्छी होती है। एक होता है ना फास्ट बॉलर कभी वेवर्ड हो जाता है, वो वाइड्स करता है, नो बॉल करता है या उसकी पेस का इस्तेमाल भी हो जाता है। ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को वाकई मुस्तफ़ीज़ भी उनके पास आए, तस्कीन भी हैं, इससे पहले मशरफ़ी मुर्तज़ा जैसे फास्ट बॉलर भी रहे। बस नाहिद राना अगर ये फिट रहे, बांग्लादेश तो इस पर यकीनी तौर पर दुआ करेगा कि वो तो बहुत अरसा खेलें। ही इज़ द वन टू वॉच। भाई नाहिद राना के बारे में वसीम बहुत लोगों ने कहा है, बल्कि ये सवाल मोइन अली से पूछा था, वो कराची किंग्स के हैं। हालांकि मोइन अली ने कहा कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग को खेलना हमेशा मुश्किल होता है और वो कहते हैं कि ये स्टार है बांग्लादेश की जानिब से, फ्यूचर स्टार है। नाहिद राना एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं वसीम? यार एक्सेप्शनल है। देखिए, एक तो उसकी हाइट है, पेस है, और सबसे बढ़ के जो उसकी एक्यूरेसी है, उसका जो कंट्रोल है और गेम अवेयरनेस भी है। वो ये नहीं कि बस आके सिर्फ तेज बॉलिंग करते हैं, बल्कि वो देखें तो वो बैट्समैन को देख रहा है, पिच क्या कर रहा है, गेम की डिमांड क्या है, तो वो हर चीज़ आपको ना कंप्लीट उसके अंदर वो नज़र आती है। वेरिएशंस भी उसके पास हैं, उसका इस्तेमाल करना भी उसको आता है। तो एक कंप्लीट बॉलर वो आपको नज़र आते हैं, न सिर्फ कि T20 क्रिकेट के बल्कि लंबी क्रिकेट के भी आपको वो बॉलर नजर आते हैं और उन्होंने वहां पे भी वो प्रूव किया हुआ है। तो उनका फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा कि नॉट ओनली कि वो रन नहीं दे रहे थे, वो विकेट पिक कर रहे थे। तो अब बात वही है कि इन दोनों के जाने से अब एक तो पावर प्ले का मसला, फिर मिडिल ओवर्स का मसला है। तो आपको ये दोनों मसाइल नजर आ सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए अब, कि इन दोनों के बगैर वो कैसे अब वो जाएंगे। कि नए बॉल का बॉलर भी उनको ढूंढना है और मिडिल ओवर्स में भी। मिडिल ओवर्स शायद फिर थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा स्पिन हैवी टीम है, वैसे भी इनके पास ऑलराउंडर्स भी इतने अब हो गए हैं कि ये मिडिल ओवर्स में स्पिन से जा सकते हैं। लेकिन डेप्थ बॉलिंग का भी मसला आएगा क्योंकि आमिर जमाल हमने देखा कि वो थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अच्छा चांस है, लाइक्स ऑफ अली रजा है इनके पास, जो कि उनके पास भी पेस है, बाउंस उनको भी मिलता है। तो ये पिचें उनको सूट करनी चाहिए, लेकिन अपने वो ग्रुप में अभी तक नजर नहीं आया। जितने भी वो मैचेस शुरू में खेले थे तो थोड़ा सा कंट्रोल उनका हमें वो कम नजर आया है। तो आई थिंक होगा, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। और आज चैलेंज होगा ये पेशावर ज़ल्मी के लिए भी कि वो उनके बगैर कैसी टीम बनाते हैं और उनका यूटिलाइज कैसे करते हैं बाकी प्लेयर्स को। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेटजी देखेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग अगर टॉप 6 देखें काफ़ी अच्छे हैं उनके। अब कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? पेशावर की रिलेटिवली नई बॉलिंग है जी, नई बॉलिंग इन अ सेंस कि इस टूर्नामेंट में मौका नहीं मिला खुरम शहजाद को, धानी को, किसी हद तक अली रज़ा को भी कह सकते हैं, इतना मौका नहीं मिला। सही। तो बॉलिंग ऑफ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग, क्वेटा के लिए अच्छी चीज़ सबसे हुई थी आसिफ लास्ट मैच में कि रायली रोसो रन्स करते हुए दिखाई दिए, वरना इनकी बैटिंग में एक हमें वाज़ेह तौर पर एक चीज़ की मिसिंग नज़र आ रही थी कि वो था इंटेंट। फिर आपने देखा होगा कि इन्होंने अपनी जो बैटिंग पोजीशन है वो भी बड़ी शफलिंग की है। नाफे पहले ऊपर आए, फिर 5 पे चले गए। शामिल लास्ट मैच नहीं खेले थे, लेकिन मुझे बताया गया था कि वो बीमार थे। रियली होप कि वो अब ठीक हो गए होंगे, चूँकि इंजरी नहीं थी उनको, कुछ बुखार वगैरह था। वो बड़े इंटीग्रल पार्ट हैं
उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब सऊद शकील ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 7 बंदा जो उनकी खेल रहा है और फिर जो नंबर 3 आ रहा है वो हैज़ टू बी इंटेंट। जैसे पेशावर में आप देख रहे हैं बाबर के साथ हारिस, और फिर हारिस के बाद दीगर जो प्लेयर्स हैं वो उसको एक तरह से कंपनसेट करते हैं, या उस तरह से वो एक जोड़ी बन के चलते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड बैटल। और 4 दिन में दो मैचेस खेल रही हैं दोनों टीमें बैक टू बैक, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक ज़माने में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के मैचेस क्लासिको कहलाते थे, बड़े क्लोज मैच होते। सरफराज अहमद, कितनी पुरानी बात लगती है जो हमने दुबई और शारजा के मैचेस कवर किए। केविन पीटरसन, शेन वॉटसन, वहाँ से हसन वहाब, बिल्कुल नई टीम बन गई है। लेकिन जब भी इनका मैच होता है तो लोग वो याद करते हैं। अच्छा तो हमेशा हार्ड फॉट, आई थिंक 13-12 का कोई इनका रेशो है। पेशावर से एक मैच ज़्यादा जीता हुआ है, तो दे आर वेरी गुड राइवल्स और एक बड़ी अच्छी स्पिरिट का मुकाबला होता है। सही है वसीम, अगर पेशावर की बैटिंग देखें तो उसमें अभी आपने इंटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गफ़ार ने भी किया, तो बैटिंग अप्रोच, स्ट्राइक रेट और मतलब इनोवेशन स्ट्रोक प्ले के अंदर भी करते हैं। तो स्ट्राइक रेट का जो बाबर ने कल कहा था कि रौला है, तो स्ट्राइक रेट विल कम इनटू प्ले। अब खेलना तो होगा ना, स्ट्राइक रेट बढ़ाना तो होगा, चाहे रौला हो ना हो। देखिए गफार ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया वो कि उनकी जो पार्टनरशिप लगती है एक तरफ से स्टेडी, तो उनको एक तेज बैटर चाहिए साथ खेलने वाला। कोयटा की भी यही बात की उन्होंने, पेशावर की भी यही बात की है। लेकिन आप किसी भी चैंपियन टीम की बात करेंगे ना, इस टाइम दुनिया की लीडिंग जो वर्ल्ड चैंपियंस की आप बात कर ले, या जो फाइनलिस्ट हैं उनकी बात कर रहे, सेमीफाइनलिस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर फिल एलन के साथ साइफर्ट है तो उन दोनों का स्ट्राइक रेट आप देख लें कहाँ पे। इंडिया के दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट आप देख लें, तीसरे नंबर पे जो आता है उसका स्ट्राइक रेट भी आप देख लें, इसी तरह इंग्लैंड की भी आप देख लें, तो आपको हर तरफ ये एक चीज़ तय नजर आएगी कि दोनों तरफ से आपको अग्रेसिव नजर आएंगे। हम अभी थोड़ा पीछे हैं इन चीज़ों में, जिस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप बिगर पिक्चर देखते हैं तो दिस हैज़ टू चेंज, कि उसको साथ में तेज खेलने वाला चाहिए, चाहे वो सऊद है। हालांकि सऊद मेरे ख्याल में जब पावर प्ले में आते हैं, पावर प्ले को वो यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है पावर प्ले के अंदर, वो जाता है खेलने के लिए। उसका इशू है पावर प्ले के बाद का। बाबर का थोड़ा इशू स्ट्राइक रेट के अंदर भी है और उसके बाद भी होता है। बाबर को होता है कि जब वो लंबी बैटिंग कर ले, 50-60 कर ले, उसके बाद उसका जो स्ट्राइक रेट ऊपर जाता है। तो ये चीज़ को इम्प्रूव करने वाली है अगर हमने कम्पीट करना है बाकी दुनिया के साथ। हमने अभी टीम बनना है जी जिसको आप कहेंगे कि हर मैच में 210-220 करेंगे अगर उतने का पिच होता है तो उन टाइम तो आपको वो चेंज करना होगा। लेकिन देखिए अब सिंपल है ना कि आपको मॉडर्न क्रिकेट को आप उस पर ब्रेक करते हैं। मॉडर्न बैटिंग में बात करता हूँ अगर जी के, अगर आपने मॉडर्न एक टीम ऐसी बैटिंग लाइनअप बनना है जो आप कहेंगे कि ये टिक कर रही है सारे बॉक्सेस को, तो आपको 12 की एवरेज चाहिए पावर प्ले के अंदर। तो आपको 72, 12-6-72, हाँ इतने बन गए हैं, आज तो बात इससे भी ऊपर चली जाती है, लेकिन एवरेज आपका 75-80 रन आपको करने होंगे। अब उसके लिए एक रन से नहीं होंगे रन, 2 रन से आपको करने होंगे। इसी तरह मिडल में भी अब वो 5-6 या रन बॉल वाला दौर चला गया है, तो वहां पे आपको 8-9 इतने की एवरेज से आपको कम से कम चलना होगा। और एंड में अगर आप बहुत अच्छी फिनिश होती है तो आपको 15 की एवरेज भी मिल जाती है। लेकिन जो अच्छी टीमें, जो अच्छी अप्रोच होती है, वो आखिर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ती कि हम 15 की एवरेज से जाएंगे तो हम 200 कर लेंगे, नहीं। वहाँ पे भी आप रखते हैं 11-12 रन के, यार इतने से 200 या 220 पे हमने पहुंचना है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको मिडिल ओवर्स में आपको गेम चलानी होती है। तो डिफरेंस ये है। अब उसको आप देख लें उसमें कौन से प्लेयर्स फिट इन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है या खेलने की कोशिश कर रहा है। तो वो अच्छी चीज़ जो मैं कहूँगा इस PSL की, कि ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि आपके पास प्लेयर्स हैं जो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप कि आगे चल के सिलेक्शन भी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि आसान होगी करने की। आपके पास ऑप्शंस हैं कि भाई अगर आपको एक एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए जो पावर प्ले में बिल्कुल मतलब ना 50 रन करके दे दे अपनी तरफ से और टीम का टोटल 70-80 पे लेके जाए, तो आप देख सकते हैं जी आपके पास मार्च से बात करता है। इस तरह मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास है प्लेयर्स। आपने बात की क्विक, मैं आंसर आपसे चाहूँगा। अगर आपने कहा ना अब PSL में अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे लड़के हमारे पास हैं। अभी तक जो 5 मैचेस हुए हैं, आप अगर चीफ सेलेक्टर होते तो बाबर आजम आपकी T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं आप उसे कौमी? अगेन इट डिपेंड्स। देखिए ना बात वही आ जाती है ना कि जो रोला है ना, कि अगर मुझे पता है कि 170 वाले 170 पास स्कोर है अगले इवेंट का आपके, ठीक है जी ठीक है, इस अप्रोच से आप इतने रन अचीव कर लेते हैं। लेकिन जहां बात आती है जी कि नहीं हमें 210-220 रन करने होंगे मैच जीतने के लिए, तो वहां पे फिर आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलें। अब स्ट्राइक रेट का रोला और ये सारी चीज़ें तो हैं,
लेकिन बाबर आजम और पार्टनरशिप में तो वो खेल रहा है, लेकिन जो वसीम ने एग्जांपल दी टिम साइफर्ट की और दूसरे फिन एलन की, और उसके अलावा इंडिया के जो ओपनर्स हैं उनकी, और मॉडर्न डे क्रिकेट में जो ओपनर्स हैं T20 में, उनसे तो पीछे हैं बाबर। देखिए उन्होंने जो PSL के हवाले से जवाब दिया ना, मैं उसको ही रिपीट करूंगा, चूँकि वो खुद बेहतर पोजीशन में, कि जहाँ अच्छी बैटिंग विकेट थी वहाँ दलमी ने 246 भी किया। बाबर का स्ट्राइक रेट अगर मुझे याद पड़ता है वहाँ पे 160 में था, और इसी तरह जब जहाँ ज़रूरत पड़ी तो 180 का मैच भी हुआ, जब बाबर के 43 आई थिंक रन चेस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे। सो डिपेंड करता है, स्ट्राइक रेट इज़ अ गुड डिबेट, बहुत अच्छी डिबेट है। और देखिए कुछ प्लेयर एक्सेप्शनल हैं, न्यूजीलैंड के भी ओपनर्स अच्छे हैं, लेकिन आखिर में वही वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, तो उनका भी एक बैड डे आ गया था, होता है ये। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंडीशंस को भी ज़रूर याद रखा जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आपका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हो। हाँ, ये बहुत मैटर करता है, जैसा कि इस वक्त ज़ल्मी कर रहा है, या हम दीगर टीमों को तो भी ये देख लें बाकी टीम्स के कि- लड़कों का जी, स्ट्राइक जी। रेट क्यों इतना ज़्यादा है? वो भी तो मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलते हैं। नहीं, जैसे कि देखें, आप अभिषेक शर्मा की बात करें, उसका 190 स्ट्राइक रेट है भाई। तो आपने देखा ना फिर वर्ल्ड कप में उनकी स्ट्रगल भी आपने देखी। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट लेकिन जहाँ मैटर करता था वहाँ उससे रन्स किए फाइनल में, वो रन्स किए उन्होंने। लेकिन अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा तो चले अभी आके एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। इसी तरह संजू सैमसन की हम बात करें, इसलिए उनकी टीम जीती भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर भी T20 वर्ल्ड कप जितवा रहे थे अमेरिका में, वो कंडीशन के मुताबिक खेल रहे थे, उनके स्ट्राइक रेट 130 में थे, और 130 में वो रिटायर हुए हैं। तो ये एक है। अब इसमें देखिए बहुत सारे एलिमेंट हैं। मेरा सिर्फ इसमें एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको एज अ टीम ही देखना पड़ेगा। आपके ख्याल में बाबर आजम करंट फॉर्म की, जो मैंने वसीम से सवाल किया, आखिरी सवाल है इस हवाले से, आपके ख्याल में आज की पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 साइड में उसकी जगह बनती है? नंबर 3 तक या ओपनर बनती है, नंबर 4 या 5 पे नहीं खेल सकते हो। कि बहुत क्लियर आंसर आपने दे दिया। अब वसीम थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त मैं चाहूँगा। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पेशावर ज़ल्मी इधर द टॉप, 6 मैचेस खेलकर 11 पॉइंट्स हैं। मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, हैदराबाद, लाहौर और रावलपिंडी, ये तरतीब है। लाहौर ने, रावलपिंडी ने और कराची ने 5-5 मुकाबले किए, क्वेटा ने भी 5 मैच किए हैं। तो आज पेशावर के 7 मैचेस रहेंगे। पेशावर का जो नेट रन रेट है वो बहुत इंप्रेसिव है, 2.72। मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने रन्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं, और उनके जो अगेंस्ट रन्स हुए हैं वो कम हुए। ये नेट रन रेट का ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, फार्मूला, इस फार्मूले की जो वजह है वो ये होती है, ये बताता है। तो वसीम भाई, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, ये टॉप 4 टीम्स हैं। तो आज जो मैच है क्वेटा और पेशावर ज़ल्मी का, तो ये पॉइंट्स टेबल के एतबार से आप अभी तो खैर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट्स टेबल पर? देखिए पेशावर का तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट दे है, मतलब वो क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं इसी रन रेट के साथ, इतने पॉइंट्स के साथ। मतलब आगे क्योंकि देखें तो वो काफी पॉइंट्स आगे चल चुके हैं, उनका जो रन रेट है वो बहुत बेहतर है बाकी टीमों से। तो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो तो ना कि ये आपको लगता है कि यार ये ऑलमोस्ट दे है। अब बाकी टीम्स के लिए चैलेंज है, लाइक्स ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर, इवन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कि वो आगे कैसी क्रिकेट वो खेलते हैं। इवन मुल्तान भी वहाँ पे मैं लाऊंगा उसको, कि वो लास्ट मैच वो भी हारे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा ना वो बाजी पलट रही है, आपको नजर आ रही है। लाहौर कराची जब आप देखें कदाफी पे मैच हो रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट टीमें नजर आ रही थी, वो लग रहा था ये तो कोई मैच हारेंगी नहीं, ये तो शुरू से ही वो क्वालिफाई कर जाएंगी जब तक लेकिन अब उनके हालात भी आपको थोड़े से ऐसे नजर आ रहे हैं। तो अब वो चैलेंज है सारी टीमों के लिए, और अच्छा है कंपटीशन के लिए। मैं कहूँगा कि अच्छा है कि क्लियर कट चीजें नहीं है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि पिंडी भी जरा उस तरह आए, जरा गेम में इन हो जाए। हैदराबाद 2 मैचेस वो भी जीत गए हैं, अगले मैचेस वो अच्छे खेलते हैं, जिन्हें वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी टेबल तो ओपन पड़ा हुआ है, कंपटीशन ओपन पड़ा हुआ है। हाँ, ज़ाल्मी को ये है कि वो कंफर्टेबल जरा हो गए हैं। बाकी टीमों के लिए जरा अपना उनको जरा अपनी बेहतर क्रिकेट खेलना होगी, और आगे चल के इंटरेस्टिंग मुकाबले होंगे। ठीक है, अब आपको ना सॉर्ट ऑफ अपसेट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन आपको नजर आएगा कि जो टीमें आपको लग रही थी कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, हो सकता है उसकी शुरुआत आज से हो जाए। ओहो वसीम, बिल्कुल ठीक वसीम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसका एहतराम करते हैं, और बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया। मुख्तलिफ उमूर पर हमने वसीम से बात की, उनसे इजाज़त। गफ़ार साहब, जो आपने शुरू में कहा था ना कि 5 मैचेस होने के बाद अब होगा, तो वसीम ने ये आखिर में बात की, बिल्कुल, तो आप दोनों एक ही पेज पर हैं। एग्जैक्टली, चूँकि यहाँ से अगर आप गिरेंगे तो जैसे वसीम ने बिल्कुल ठीक है, 11 पॉइंट्स
और तीन टीमें सिर्फ 4 पॉइंट्स पर हैं, तो पेशावर के पास मार्जिन बहुत है, पेशावर- कैन अफोर्ड 1 और 2 लॉसेस, बट कोयटा को तो आज जीतना पड़ेगा, वरना वो 6 मैचों में 4 पॉइंट के साथ दे विल बी वे बिहाइंड, और फिर उनके अपने हाथ से चीजें निकल जाएंगी अगर मगर पे आ चलें, जाएंगे। अगर मगर पे चीज़ ना जाए उससे पहले आपने जीतना है। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम थोड़ी सी मुश्किल में नहीं, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स वो पेशावर ज़ल्मी से खासा पीछे हैं। पेशावर ज़ल्मी कंफर्टेबली सिटिंग एट द टॉप। तो अब देखते हैं आज के मुकाबले के बाद क्या होता है। उसके बाद जब प्रोग्राम हम करेंगे उसमें डिस्कस इन डिटेल हम करेंगे। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, गफ़ार साहब और मोहम्मद वसीम साहब का भी शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।